हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सत्य फार्मा कंटेंट्स पर। और मैं सत्य प्रकाश, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, आईएमटी यूनिवर्सिटी मेरठ। सो स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में काफी लॉन्ग टाइम के बाद आज वीडियो बनाने का एक बार दोबारा से टाइम मिला है। तो हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कशन करा था वो हमारा फार्माकोथेराप्यूटिक्स का ही टॉपिक था, जिसका नाम था अस्थमा। अब उसी रेस्पिरेटरी जो डिजीज थी जिसमें अस्थमा हमने पढ़ा था, उसी का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा सीओपीडी। और सीओपीडी के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे और बिगर देरी के हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो स्टूडेंट, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि सीओपीडी होता क्या है। सीओपीडी, व्हाट यू मीन बाय सीओपीडी। सीओपीडी की अगर हम बात करें, इट मींस क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इट मींस ये जो डिजीज है हमारी, ये एक हमारी अस्थमा की डिजीज है। मोस्टली होता क्या है इस डिजीज में कि जब किसी भी पेशेंट को सीओपीडी कॉज होगा तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। वो प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाएगा, उसकी जो सांसें हैं वो शॉर्ट हो जाएंगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाएगी बहुत ज्यादा। अब ये होता कैसे है, अगर हम इसकी बात करें तो मेनली जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमारी एयर पाइप है, उस एयर पाइप में कोई भी इंफेक्शन कॉज हो जाए, जिसकी वजह से उसका जो मेनली साइज है, इट मीन फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा कोई भी पाइप है और अगर इसका साइज फॉर एग्जांपल छोटा हो जाए, और ये छोटा होते होते इतना छोटा है तो इसमें से क्या होगा, एयर हमारी बहुत ज्यादा कम निकलेगी। और जब एयर कम निकलेगी तो सेम कंडीशन वो आती है, लंग्स में एयर हमारी बहुत कम जा पाएगी, जिसकी वजह से हम सांस लेने में वहां पर बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ेगा। तो इट मीन्स अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में यह है कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इट मीन सीओपीडी, इज ए लंग्स डिजीज दैट डैमेज एयरवेज एंड मेक्स ब्रीथिंग डिफिकल्ट। मेनली होता क्या है कि जहां से भी हम लोग रेस्पिरेटरी से सांस लेते हैं और जो एयरवेज है, इट मीन्स जो रास्ता है सांस लेने का, वो एयरवेज या तो डैमेज हो जाए, इट मीन्स वहां पर कोई इंफेक्शन कॉज हो जाए, या फिर उसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाए, जिसकी वजह से इस कंडीशन में क्या होगा, सीओपीडी कॉज हो जाएगा और सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें, it usually happens because the damage of the lungs from smoking or other harmful substances। अब मेनली सीओपीडी कॉज होने के बहुत सारे ऐसे टर्म कंडीशंस हैं। जैसे यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी पेशेंट या कोई भी एक हेल्थी पर्सन प्रॉपर स्मोकिंग कर रहा है और स्मोकिंग करते करते उसने इतना स्मोकिंग कर लिया है कि उसके जो लंग्स हैं वो डैमेज हो गए, और डैमेज होने के साथ साथ कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस वो प्रॉपर एयर के साथ अंदर एंटर हो रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारा सीओपीडी कॉज हो सकता है। अब हम अगर हम हार्मफुल सब्सटेंस की बात करें, जैसे कई बार क्या होता है कि कोई भी एरिया, पर्टिकुलर कोई एरिया है और उस एरिया में बहुत ज्यादा पोल्यूशन कॉज हो रहा है, तो वहां से भी सीओपीडी हमारा कॉज हो सकता है। पीपल विद सीओपीडी ऑफ्टेन एक्सपीरियंस सिम्टम्स लाइक कफिंग, वीजनिंग एंड फीलिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। जब किसी भी पेशेंट को सीओपीडी कॉज होगा तो कॉज होने के बाद उसको कफ बहुत ज्यादा रिलीज होगा। कफ होने के साथ साथ वीजनिंग, इट मींस जब वो सांस लेगा तो सांस लेने के साथ साथ एक एक्स्ट्रा साउंड वहां पर उस पेशेंट को आएगा, और उसके साथ साथ सांस लेने में बहुत ज्यादा कठिनाइयां उसको होंगी। इट मींस पूरा सांस लेगा लेकिन उसे पूरा सांस वो नहीं आ पाएगा। उसके साथ साथ इट इंक्लूड टू मेन कंडीशंस, कंटेन्स क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, लॉन्ग टर्म इंफ्लामेशन ऑफ द एयरवेज। अब इसमें दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा कि लंबे टाइम के लिए उस एयरवेज यानी कि जो रास्ता है हवा का, जहां से हम लोग हवा ले रहे हैं बार बार, उस रास्ते पर कोई भी इंफ्लामेशन कॉज हो जाना, इट मीन वहां पर स्वेलिंग आ जाना। अभी स्वेलिंग किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज से भी आ सकती है, किसी पर्टिकुलर किसी बैक्टीरिया ने वहां पर कोई इंफेक्शन कॉज कर दिया, वहां से भी इंफ्लामेशन कॉज हो सकता है। उसके साथ साथ एंड इम्फेसिमा, डैमेज टू द एयर सैक इन द लंग्स। लंग्स के अंदर जो एयर सैक होती है वो किसी वजह से या तो वो डैमेज हो गई है या फिर उनमें कोई इंफेक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से भी यहां पर सीओपीडी कॉज हो सकता है। अब हम बात करेंगे एटियोपैथोजेनेसिस, इट मींस कॉजेस। अब सीओपीडी हमने पढ़ लिया कि सीओपीडी में मेनली होता क्या है कि जो हमारा एयरवेज है, जहां से हम लोग सांस लेते हैं,
या जो एयर लेते हैं उस रास्ते में कोई रुकावट आ जाए या कोई इन्फ्लामेशन कॉज हो जाए या किसी बैक्टीरिया वहां पर कोई इन्फेक्शन कॉज करती है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन कॉज हो गया, तो हमारी सीओपीडी वहां पर डिजीज कॉज हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि ये किस किस तरीके से कॉजेज हो सकता है, ऐसे कौन कौन से कारण है, ऐसे कौन कौन से पैरासाइट हैं या फिर तुम्हारे ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हमारे कॉज हो सकता है। अब कॉज होने के हमारे पास बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट हम बात करें टोबैको स्मोक, इट मीन्स तंबाकू के साथ तंबाकू या फिर आप स्मोकिंग कर रहे हो प्रॉपर, तो उसकी वजह से भी सीओपीडी यहाँ पर कॉज हो सकता है। जैसे सिगरेट स्मोक, आप सिगरेट रेगुलर स्मोक कर रहे हो, contain thousand of the chemicals that can weaken the lungs। अगर आप डेली बेसिस पर स्मोकिंग करते जा रहे हो तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर आपके जो लंग्स है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगे। उसके साथ साथ डिफेंसिस नैरो एयर पासिस एंड डिस्ट्रॉय एयर सेक। और जब आप ज्यादा स्मोक करोगे तो जो आपका जो एयर जहां से एयर पास हो रही है वो बहुत ज्यादा नैरो हो जाएगा, उसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा और जो आपकी एयर सैक है जो लंग्स के अंदर होती है वो डैमेज हो जाएंगे। उसके साथ साथ एयर पोल्यूशन, कोई भी पर्टिकुलर एरिया है जहां पर बहुत ज्यादा एयर का पोल्यूशन हो रहा है तो ऐसी जगह पर ये सीओपीडी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, क्योंकि वहां की जो एयर है उसमें बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स, केमिकल्स या फिर कोई मेटल्स हवा में बहुत ज्यादा उड़ते हैं। अगर उस एरिया में हम लोग वहां पर पर्टिकुलर रह रहे हैं तो उसकी वजह से हमें सीओपीडी कॉज होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। कई बार क्या होता है कि जहां पर पॉपुलेशन रहती है उस कंडीशन में मान लो कोई कंपनी खुल जाती है और वहां पर कोई केमिकल्स फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या फिर कोई केमिकल्स बन रहा है, तो वो केमिकल्स कई बार एयर में उड़ने लग जाता है जिसकी वजह से जब हम सांस लेंगे तो केमिकल्स हमारे लंग्स में जाएगा, तो लंग्स में जाने पर वहां पर कोई इन्फेक्शन कॉज कर सकता है जिसकी वजह से कोई इन्फ्लामेशन कॉज कर सकता है जिसकी वजह से सीओपीडी जो डिजीज है वो कॉज हो सकती है। उसके साथ साथ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, फॉर एग्जांपल हम लोग जॉब करते हैं तो बहुत सारे ऐसे वर्क है जहां पर बहुत ज्यादा हार्मफुल सब्सटेंसेस वो एयर में उड़ते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे केमिकल्स वो भी एयर में उड़ते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है आपका, तो जहां पर आप जॉब कर रहे हो तो आपका जो जॉब है वो किस टाइप का है वो भी डिपेंड्स करता है। अगर जॉब में मान लो फॉर एग्जांपल वहां पर बहुत ज्यादा हार्मफुल सब्सटेंसेस हवा में आ रहे हैं तो आपको कुछ वहां पर प्रिकॉशंस लेने होंगे। जैसे सर्टेन जॉब एक्सपोज इंडिविजुअल्स टू हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट कैन डैमेज लंग्स। अब ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है जब आप उस पर्टिकुलर एरिया में काम करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब बिल्कुल भी जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो आपके अंदर, जब आप सांस लोगे तो अंदर भी जाएंगे और जब अंदर कंटिन्यूस जाते रहेंगे तो ऐसी कंडीशन आएगी वहां पर आपके जो लंग्स है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। या फिर आप वहां पर कोई मास्क लगाकर वहां पर प्रॉपर आप प्रिकॉशंस लीजिए जिससे कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो आपको आपके अंदर एंटर ना हो। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन की अगर हम बात करें, क्रोनिक एक्सपोजर टू रिटेंट लीड्स टू इन्फ्लामेशन इन द एयरवेज एंड लंग्स टिश्यूज। कई बार इन्फ्लामेशन जो कॉज होता है मेनली कोई भी इंफेक्शन या फिर कोई भी तुम्हारा कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी पर्सन को डिजीज हो रही है और आप उससे बातचीत कर रहे हो और उसका कोई भी वायरल या फिर तुम्हारा कोई बैक्टीरिया आपके अंदर एंटर हो जाता है, तो कई बार यहाँ पर जो आपका एयरवेज है उसमें इन्फ्लामेशन कॉज हो जाएगा और इन्फ्लामेशन कॉज होने के बाद वहां के जो लंग्स के कुछ टिश्यू हैं वो भी हमारे डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके अलावा दिस इन्फ्लामेशन कॉज स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड नैरोइंग ऑफ द एयरवेज। जब इन्फ्लामेशन कॉज होगा तो ऐसी कंडीशन में जो आपका एयरवेज है और उसकी जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत चेंजेस हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया फॉर एग्जांपल ये आपकी एयरवेज है, अभी इसका ये साइज, अब चेंजेस का मतलब है कि इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा हो जाए। जब छोटा हो जाएगा तो अभी देखो फॉर एग्जांपल ये आपकी एयरवेज है, अभी यहाँ से एयर क्या है बहुत आसानी से जा रही है एकदम। जब स्ट्रक्चरल चेंजेस होगा तो इट मीन्स क्या होगा कि ये साइज अभी ऐसा था, फिर ये साइज में क्या होगा इस तरीके से साइज थोड़ा आपका ये छोटा हो जाएगा और जब छोटा हो जाएगा तो जो एयर पासेज हो रही है यहाँ से वो अच्छे तरीके से आपकी एयर पासेज यहाँ से नहीं हो पाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारा एयरवेज रिमॉडलिंग। ओवर टाइम द ऑनगोइंग inflammation results in thickening of airways walls, increased mucus production and loss of elasticity इलास्टिसिटी ऑफ द लंग्स। कई बार एयरवेज की रिमॉडलिंग का मतलब है कि वहां पर कोई इन्फ्लामेशन कॉज हो जाए या फिर जो एयरवेज है वो बहुत ज्यादा थिकनिंग हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया ये नॉर्मल साइज है
और थिकनिंग का मतलब है कि ये साइज और फिर ये इतना छोटा हो जाए, थिकनिंग हो जाए उसकी वॉल, या फिर उसके अंदर जो म्यूकस है, इट मींस स्प्यूटम, उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, या फिर लंग्स की जो इलास्टिसिटी है वो बहुत ज्यादा उसका लॉस हो जाए। इलास्टिसिटी का मतलब जैसे हम सांस लेते हैं वो खुल जाते हैं, फिर सांस को बाहर छोड़ते हैं, फिर वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, उनकी इलास्टिसिटी थोड़ा कम हो जाती है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाएगी उसकी, तो क्या होगा, एयर को हम अच्छी तरीके से लंग्स में भर नहीं पाएंगे, और जब भर नहीं पाएंगे तो सांस फिर कैसे ले पाएंगे, ठीक है। तो उसकी लॉस हो जाए इलास्टिसिटी, तो उसकी वजह से भी हमारा सीओपीडी कॉज होगा। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंजेस। अब जो गैसेज एक्सचेंजर होती है, इट मींस O2 का इनहेल O2 और आउटहेल ऑफ CO2, तो गैसेज एक्सचेंजेस का पार्ट है। इसमें हम ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को बाहर उसको रिमूव करते हैं। तो जब ये इम्पेयर्ड हो जाएगा, गैसेज एक्सचेंजेस का जो बैलेंस वो बिगड़ जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ए लंग्स फंक्शन स्लो, ऑक्सीजन इनटेक decrease and carbon dioxide removal becomes less efficient, leading to symptoms like shortness of breath. For example, लंग्स का मेन फंक्शन क्या है, O2 को इनहेल करना और CO2 को आउटहेल करना, इट मीन CO2 को बाहर निकालना। अगर हम स्लो ऑक्सीजन इनटेक हो रही है, तो इट मींस डिक्रीज होगा क्या, CO2। अगर हम स्लो में O2 लेंगे, तो वहां पर जो CO2 है वो भी तो डिक्रीज होगा, और जब डिक्रीज होगा तो क्या होगा, CO2 हमारे लंग से बाहर ही नहीं निकल पाएगा, और जब बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएंगी। नेक्स्ट हमारा सिस्टमिक इफेक्ट। सीओपीडी कैन आल्सो हैव सिस्टमिक इफेक्ट इंक्लूडिंग muscles wasting, cardiovascular disease, often due to chronic inflammation and reduce physical activities। कई बार सिस्टमिक इफेक्ट में ये है कि जो हमारे कुछ जैसे मसल्स है हमारी बहुत सारी, चाहे वो लंग्स की मसल्स हैं, चाहे वो हार्ट की मसल्स हैं, अगर वो बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाती हैं, वो टूट जाती हैं बहुत ज्यादा, और उसके साथ साथ कोई भी हमारी कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो जाती है, चाहे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाए या फिर अंजाना पेक्टोरिस हो जाए, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर एक इन्फ्लामेशन कॉज हो सकता है, जिसकी वजह से और क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकती है हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है डेली वाली, वो भी हमारी रिड्यूस हो जाएगी, और जब एक्टिविटी रिड्यूस होगी तो सीओपीडी बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर। ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जेनेटिकली चलता है, जैसे, लेकिन ये ज्यादा ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा इससे लोग परेशान है। जैसे 1% पीपल की अगर हम बात करें विद सीओपीडी से इन्फेक्टेड है, ओनली 1% 100 में से। द डिजीज रिजल्ट फ्रॉम द जेनेटिक डिसऑर्डर्स दैट कॉज लो लेवल ऑफ प्रोटीन कॉल्ड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जेनेटिकली होता कैसे है, कि एक हमारा प्रोटीन्स होता है, उस प्रोटीन्स का नाम है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ये प्रोटीन्स जो होता है हमारा मेनली सिक्रीट होता है लीवर से, और जब लीवर से सिक्रीट होगा तो कहां पर जाएगा, ब्लड के अंदर ट्रांसफर होगा, और ब्लड से तो पूरी बॉडी में फैलेगा। अगर इसका लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो जाए तो सीओपीडी होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो इट इज मेड इन द लीवर, लीवर में बन रहा है, मैंने आपको बताया था अभी, सिक्रेटेड इनटू द ब्लड, बनने के बाद सिक्रेटेड इनटू द ब्लड में ट्रांसफर होगा, और प्रोटीन्स दैट प्रोटेक्ट द लंग्स फ्रॉम डैमेज। और ये प्रोटीन जब सिक्रीट होता है और ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, तो ये लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और जब ये इसका लेवल बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा तो लंग्स को कहां से प्रोटेक्ट करेगा, इट मीन सीओपीडी कॉज होगा। ओके, तो इसलिए इस वाले प्रोटीन्स का बनना यहाँ पर बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारी सीओपीडी डिजीज है, जब वो कॉज हो जाती है, तो कॉज होने पर ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे पेशेंट के अंदर, जिससे कि हम पता लगा सके कि हाँ पेशेंट को सीओपीडी कॉज हो गया। तो सिम्टम्स की अगर बात करें, इसको दूसरी भाषा में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी बोलते हैं। तो फर्स्ट हम देखें तो क्रोनिक कफ, बहुत ज्यादा कफ रिलीज होगा, जिसमें मोस्टली कफ डेट में प्रोड्यूस म्यूकस, इट मीन्स जो कफ प्रोड्यूस होगा वो बहुत ज्यादा विस्कस होगा, बहुत ही ज्यादा गाढ़ा होगा, चिपचिपा होगा, वो बहुत ज्यादा रिलीज होगा बार बार। नेक्स्ट हमारा वीजनिंग, इट मीन्स एक साउंड, सांस, इट मीन्स हम ब्रीथिंग करेंगे तो ब्रीथिंग करते टाइम एक साउंड, एक्स्ट्रा साउंड हमें वहां पर बार बार सुनाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होगी बार बार,
सांस लेने की पूरी कोशिश करेंगे लेकिन एकदम भारीपन सा, जैसे मतलब किसी ने हमारा गला दबा दिया हो, इस तरीके से फील होगा। उसके अलावा लीवर डिजीज, लीवर भी आपका डिसबैलेंस होगा क्योंकि वहां पर एक प्रोटीन्स बन रहा था तो वो भी डिस्टर्ब होगा। नेक्स्ट हमारा लंग्स कैंसर, कई बार जब अगर हम इस बीमारियों को या सीओपीडी पे ज्यादा ध्यान ना दें तो कई बार इसको इग्नोर मारते मारते ऐसी कंडीशन आ जाती है कि लंग्स कैंसर भी यहाँ पर कॉज हो सकता है। उसके अलावा मेंटल डिसऑर्डर्स, जब सीओपीडी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो कई बार पेशेंट को मेंटल जैसी प्रॉब्लम्स यहाँ पर कॉज हो जाती हैं। उसके साथ साथ मसल्स फटीग, जो हमारी मसल्स हैं चाहे वो लंग्स की मसल्स हैं, वो बहुत ज्यादा थकावट में आ जाती हैं, वो अपना काम करना ही बंद कर देती हैं। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जिसमें तुम्हारा कफ, थ्रॉट चेंज, वॉइस, कफ तो आएगा आएगा, उसके साथ साथ जो आपकी वॉइस है वो भी एकदम चेंज हो जाएगी। जो आपकी नॉर्मल वॉइस है वो एकदम चेंज हो जाएगी, दूसरी उसमें से वॉइस आपको आवाज आएगी। नेक्स्ट हमारा पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जिसमें क्या होगा, जो आपके लंग्स की आर्टरीज है वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाएंगी, वो अपना काम भी कर नहीं पाएंगे ठीक से। नेक्स्ट हार्ट डिजीज, जब सीओपीडी कॉज होगा तो सीओपीडी कॉज होने पर कई बार हार्ट जैसी बीमारियां भी यहाँ पर बन सकती है, चाहे वो हार्ट अटैक है, चाहे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तुम्हारा, चाहे तुम्हारा एंजाइना पेक्टोरिस है, ये भी कॉज होने की संभावना है। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे सिम्टम्स दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत ज्यादा कफ आ रहा है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो इंसान को कि वो जो खांस रहा है तो वो एकदम मुंह पे हाथ लगा के खांस रहा है। दूसरा ब्रीथ रेस्टलेसनेस, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, पेशेंट को लग रहा है कि एकदम सांस मेरी कहीं पर रुकी हुई है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो इंक्रीज ब्रीथलेसनेस, सांस लेने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन वो सांस उसको मिल नहीं पा रहा है। क्रॉनिक कफ बहुत ज्यादा जो स्प्यूटम में बार बार रिलीज हो रहा है। वीजनिंग, चेस्ट टाइटनेस, एक्स्ट्रा साउंड तो आएगा, उसके साथ साथ जो आपकी चेस्ट है उसको एकदम भारीपन सा फील होगा, जैसे किसी ने बहुत ज्यादा एकदम यहाँ पर वेट रख दिया हो। नेक्स्ट है फटीगो, पेशेंट को बहुत ज्यादा थकावट, उसके साथ साथ कई बार पेशेंट को चक्कर भी आ जाते हैं और इतनी थकावट आ जाती है कि वो मतलब कुछ भी खाए उसको फील ही नहीं होता है, कि मतलब थकावट ही फील होगी उसको, वीकनेस ही प्रोड्यूस ही होती रहेगी उसको। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। हाँ, नेक्स्ट हमारा डायग्नोसिस ऑफ सीओपीडी। इट मींस जो हमारी सीओपीडी डिजीज है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, अभी हमने क्या करा, सिम्टम्स देख लिए कि हमारे क्या क्या सिम्टम्स हैं, और कई बार सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो डॉक्टर्स है वो मेडिसिन भी दे देता है, और जब उस मेडिसिन से भी वो पेशेंट प्रॉपर ठीक नहीं हो पाता है तो फिर हमें एक टेस्ट कराना होता है। इट मीन्स हमें पेशेंट को थोड़ा सा डायग्नोस करना है, और डायग्नोस करने के लिए कुछ हमारे पास ऐसे टेस्ट होते हैं जिससे हम लोग इस डिजीज का पता लगा सकते हैं। जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क यू अबाउट योर सिम्टम्स। इट मीन्स पेशेंट है, डॉक्टर के सामने बैठा हुआ है और डॉक्टर पेशेंट से कुछ क्वेरीज करेगा उसके सिम्टम्स को लेकर, तो पेशेंट जो भी सिम्टम्स है वो प्रॉपर अपना एक्सप्लेन करेगा। दूसरा है हमारा एग्जामाइन योर चेस्ट एंड लिसन टू योर ब्रीथिंग यूजिंग द स्टेथोस्कोप। क्या बार आपने डॉक्टर देखा होगा, एक स्टेथोस्कोप होता है जिसको हिंदी में आला बोलते हैं, तो उसको लगा के थोड़ा सा जो लंग्स की जो साउंड है या जो सांस ऐसे ले रहा है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा साउंड तो नहीं आ रहा है, तो वो स्टेथोस्कोप से हम लोग पता लगा सकते हैं थोड़ा सा। उसके अलावा डॉक्टर आस्क्ड वेदर यू स्मोक और यूज टू स्मोक। इट मीन्स पेशेंट से बात करेगा कि आप पहले स्मोक करते थे या नहीं करते थे, और अगर स्मोकिंग आप कर रहे हो तो कितने टाइम से करते हो, और दिन में कितना स्मोकिंग करते हो, वो पूरा डॉक्टर यहाँ पर पूछ लेगा पेशेंट से। उसके साथ साथ अगर इनसे भी मतलब नहीं आइडेंटिफाई हो पा रहा है, फिर हमारे पास एक टेस्ट है जिसको बोलते हैं चेस्ट एक्सरे। इस चेस्ट एक्सरे से क्या होगा, जो हमारी चेस्ट है उस चेस्ट का पूरा एक्सरे किया जाएगा, और उस एक्सरे से हमें ये पता लग जाएगा कि लंग्स की स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस तो नहीं आया है, या फिर जो एयरवेज है उसमें कोई चेंजेस तो नहीं है, वो पता लग जाएगा। देखो यहाँ पर कैन सो लंग्स चेंजेस एसोसिएटेड विद द सीओपीडी बट कैन नॉट डायग्नोस इट ऑन इट्स ओन। लेकिन यहाँ पर पूरा कंफर्मेशन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक जो चेंजेस आ रहे हैं वहां से हम उनको पता लगा सकते हैं। दूसरा एक टेस्ट हमारा अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, इट मींस एएटी, शॉर्ट फॉर्म की अगर हम बात करें एएटी, ये हमारा टेस्ट है। अगर इस प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो उस कंडीशन में भी सीओपीडी कॉज हो सकता है। अब इस टेस्ट का हम लोग ब्लड सैंपल देंगे, उसके लिए हमें टेस्ट लिखना पड़ेगा।
AAT टेस्ट है हमारा। और ये जो प्रोटीन होता है ये लीवर से रिलीज होता है, तो इस टेस्ट से भी हम लोग पता लगाएंगे अगर ये प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हुई है बॉडी के अंदर, तो इट मीन्स हमें फिर इस प्रोटीन्स को लेकर इसकी डेफिशिएंसी को हमें क्या करना है, कम करना है, और हमें कुछ ऐसा प्रोटीन्स देना जिससे कि इस ये जो डेफिशिएंसी हुई है बॉडी के अंदर ये प्रॉपर मतलब वहां पर कंप्लीट हो जाए प्रोटीन्स, और जिससे जो लंग्स में सीओपीडी कॉज हो रहा था वो भी हमारा, क्योंकि ये प्रोटीन्स हमारे लंग्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और जब इस यहाँ पर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो लंग्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से सीओपीडी कॉज होगा। तो हमें इस टेस्ट से हम लोग इसका पता लगा सकते हैं। और भी हमारे पास बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे हमारा ब्लड टेस्ट है। तो ऑलमोस्ट हम बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जिससे हम ब्लड का ही सैंपल लेकर ही पता लगाते हैं कि कौन सी डिजीज हो रखी है पेशेंट को। तो ब्लड टेस्ट में नॉर्मली जो लैब से आता है बंदा वो ब्लड टेस्ट लेके जाएगा, आपका ब्लड की टेस्टिंग करेगा। इसमें भी आप थोड़ा सा देखेंगे, ब्लड टेस्ट कैन शो other conditions that can cause similar symptoms to COPD such as low iron level. इट मीन्स जैसे हम लोग पता लगा सकते हैं कि क्या पेशेंट का जो ब्लड है, ब्लड के अंदर आयरन का जो लेवल है वो तो डाउन नहीं हो रहा है, और उसको कोई एनीमिया तो कॉज नहीं हो रहा है। एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, क्या उसके अंदर आरबीसी की जो काउंटेशन है वो बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ रही है, उससे भी कई बार सीओपीडी कॉज होने की संभावना रहती है। तो ब्लड टेस्ट करके हम लोग यहाँ से सीओपीडी को डायग्नोस कर सकते हैं। उसके अलावा फिर हमारा एक और नेक्स्ट टेस्ट है पीक फ्लो टेस्ट। पीक फ्लो टेस्ट में हमारे एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो छोटा ही इंस्ट्रूमेंट होता है। तो उस इंस्ट्रूमेंट से हम पेशेंट को ब्रीथिंग कराते हैं, और ब्रीथिंग कराने से हम उस जो ब्रीथिंग करी है पेशेंट ने उसके वॉल्यूम से हम लोग पता लगाएंगे कि वो किस प्रेशर के साथ वो एयर को बाहर निकाल रहा है। तो यहाँ से उस वॉल्यूम से हम लोग पता लगा लेंगे कि क्या पेशेंट के जो लंग्स है वो प्रॉपर वर्किंग में है या नहीं है। अगर नॉर्मल वैल्यू आती है इट मीन्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैल्यू बढ़ती है घटती है तो इट मीन्स लंग्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, डायग्नोस वाला पार्ट हमारा हो गया। डायग्नोस भी हमने कर लिया है, और डायग्नोस करने के बाद हमें कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ पेशेंट को सीओपीडी कंपल्सरी हो ही गया है। तो उस कंडीशन में हमें पेशेंट का ट्रीटमेंट भी करना है, और ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है हमारा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इट मींस मेडिसिन का हमें यूज करना है, और मेडिसिन को देकर हमें पेशेंट को ट्रीट करना है। और अगर मेडिसिन में बात करें तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनसे हम लोग पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट बात करें तो जनरल ब्रोंकोडायलेटर्स है हमारे पास बहुत सारे, और जनरल ब्रोंकोडायलेटर्स में भी क्या होता है, बीटा अगोनिस्ट एक तुम्हारा ब्रोंकोडायलेटर्स है। और बीटा अगोनिस्ट का मेन काम क्या होता है, ए बीटा अगोनिस्ट इज मेडिकेशन दैट रिलैक्स द मसल्स इन ऑर्गन्स लाइक द लंग्स हेल्पिंग विद द ब्रीथिंग। अब जो हमारा लंग्स होता है, लंग्स के अंदर हमारी क्या होती है, मसल्स होती हैं, और जो मसल्स होती हैं उन मसल्स को वो क्या करेगा, रिलैक्स करने का काम करेगा कौन, बीटा अगोनिस्ट। अब बीटा अगोनिस्ट में भी हमारी दो कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी शॉर्ट एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट, दूसरा है लॉन्ग एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट। शॉर्ट एक्टिंग की अगर बात करें तो कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए वर्क करती हैं और फिर उनका रेस्पॉन्स खत्म हो जाता है। और अगर हम लॉन्ग टाइम की बात करें इट मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी डिजीज जैसे सीओपीडी फॉर एग्जांपल लंबे टाइम से सीओपीडी पेशेंट को कॉज है, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन का हमें यूज करना चाहिए। और अगर हम शॉर्ट एक्टिंग की बात करें, जैसा अभी थोड़ा सा हुआ फिर हमने शॉर्ट एक्टिंग का कोई भी मेडिसिन दे दिया तो वो ट्रीट हो जाएगा। जैसे हम शॉर्ट एक्टिंग बीटागोनिस्ट की बात करें तो हमारे इसके एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो एल्ब्यूट्रॉल और सालब्यूटामोल ये हमारे अवेलेबल है मार्केट में। फिनोटिरोल और टर्ब्यूटालीन ये हमारे ओरल सस्पेंशन में भी आते हैं हमारे। उसके अलावा इसके इंजेक्शंस भी हैं मार्केट में। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ये सिरप है हमारा, सिरप आपको मिल जाएगा अवेलेबल मार्केट में। ये हमारा जैसा अस्थिलीन है, अस्थिलीन के नाम से आता है आपका इनहेलर। और यहाँ पर नेबुलाइजर का हमें यूज करना है। नेबुलाइजर के अंदर इस इंजेक्शन को वहां पर डाल देंगे, और उसके बाद जिस भी पेशेंट को सीओपीडी या अस्थमा जो डिजीज कॉज हुई है उसको वो इनहेल कर लेगा नोज के थ्रू। तो यहाँ पर कौन सा ड्रग हमारा सालब्यूटामोल इनहेलर आईपी, ये इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बना हुआ है। इसमें 100 mg ये जो आपका सालब्यूटामोल है ये डला 100 mcg ये डला हुआ है। ये इनहेलर है आपका।
ओके, ये हमारे यहाँ पे आप देख रहे हो सिरप है, ये भी कॉम्बिनेशन में आपका ब्रोमोहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड यहाँ पर साल्ट डला हुआ, दूसरा टर्ब्यूटालिन सल्फेट, और उसके अलावा और भी गुआनाफेनसिन सिरप है हमारा, जो कि एज ए एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करेगा यहाँ पर। ओके, अब दूसरा हमारा जो लॉन्ग एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट है वो है हमारा सालमेट्रोल और फॉर्मेट्रोल। ये दो ड्रग्स हैं हमारे जो कि मेनली सीओपीडी डिजीज को ट्रीट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट हमारा सेकंड मस्क्रेनिक एंटागोनिस्ट। इट मींस इसको दूसरी भाषा में एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स भी बोलते हैं। इसका मेनली काम क्या थी? मस्क्रेनिक एंटागोनिस्ट इज ए क्लास ऑफ मेडिकेशन यूज्ड टू मैनेज द ट्रीट ऑफ वेरियस कंडीशंस इंक्लूडिंग सीओपीडी एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट टॉक्सिसिटी। कई बार कोई भी पर्सन है किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है और वहां पर फॉर एग्जांपल ऑर्गेनोफॉस्फेट की कोई भी टॉक्सिसिटी बार बार वो इनहेल कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का यूज करना पड़ेगा और इसी ड्रग से हम लोग उस पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। अब इसमें भी हमारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे फर्स्ट कैटेगरी है शॉर्ट एक्टिंग मस्क्रेनिक एंटागोनिस्ट। शॉर्ट एक्टिंग की बात करें तो इसका जो एग्जांपल है वो आइप्रोट्रोपियम। आइप्रोट्रोपियम देखो यहाँ पर देख रहे हो, आइप्रोट्रोपियम इनहेलर आता है ड्यूलिन के नाम से जिसको हम जानते हैं, और इसको भी हम नेबुलाइजर में डाल के इसको हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सिप्ला कंपनी का आपका ये। ओके, नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग एक्टिंग मस्क्रेनिक एंटागोनिस्ट। अगर हम मस्करेनिक एंटागोनिस्ट लॉन्ग एक्टिंग की बात करें तो थायोटोपियम और हमारा एसिलिडीनियम, ये ड्रग्स हमारे पास हैं। अब उसके साथ साथ हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन में भी ड्रग्स हैं, जो एक या एक से अधिक ड्रग्स आपस में कॉम्बाइन करके मार्केट में भी आते हैं और उनका अच्छा भी रेस्पॉन्स होता है। जैसे हमारा एल्ब्यूट्रॉल और आइप्राटोपियम का कॉम्बिनेशन है, फेनोट्रॉल और आइप्राट्रोपियम के साथ भी कॉम्बिनेशन में आता है, ब्यूडिसोनाइड और फॉर्मेट्रॉल ये हमारा कॉम्बिनेशन में है, फ्लूटिकासोन और सालमेट्रॉल, ये हमारे कुछ कॉम्बिनेशन में ड्रग्स हैं जिनका हम लोग यूज कर सकते हैं सीओपीडी डिजीज के लिए। ओके, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ब्यूडिसोनाइड और तुम्हारा फॉर्मेट्रॉल फ्यूमरेट इनहेलर, ये तुम्हारा इनहेलर है, नोज के थ्रू इनहेल करना है इसको, और ये बहुत ही ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं, चाहे वो अस्थमा की डिजीज है चाहे तुम्हारा सीओपीडी की डिजीज है। सो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इस नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो इट मीन्स अभी हमने बात की थी कि हम मेडिसिन लेकर किस तरीके से हम डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं, और अगर हम बात करें नॉन मेडिसिन की, इट मीन्स हमें कोई मेडिसिन का यूज नहीं करना है, हम फिजिकल एक्टिविटीज करके या फिर अपनी जो डेली एक्टिविटीज है उसको चेंजेस करके हम इस डिजीज से कैसे ट्रीट हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो उसको हम बोलते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो अगर हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम डाइट पर। इट मीन्स डाइट तो मेन पार्ट ही है। अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हो तो आप अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हो, अगर आप बहुत बेकार डाइट ले रहे हो तो आपकी हेल्थ हेल्थ भी क्या होगी, धीरे धीरे बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। तो अगर हम डाइट की बात करें, अडॉप्ट ए हेल्थी डाइट रिच फ्रूट्स वेजिटेबल्स होल ग्रेन लीन प्रोटीन्स, या फिर चिकन टर्की फिश, फिश में जैसे सैलमोन फिश हो गया, टूना फिश हो गया, या फिर एग्स, या और भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे डाइट डाइट प्रोडक्ट हैं जिनको हम लेकर इस डिजीज से बच सकते हैं। उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जैसे लो फैट मिल्क, दूध आपको ऐसा पीना है जिसके अंदर फैट बिल्कुल लो मात्रा में हो। योगर्ट दही भी आपको ऐसा ही लेना है जिसके अंदर बहुत ज्यादा फैट ना हो, या फिर चीज आप लोगे तो उसमें भी फैट वगैरह ना हो, इनको आप यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ हमारे कुछ नट्स और सीड्स हैं जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, तो हम उनका भी यूज कर सकते हैं। कुछ हमारे सोया प्रोडक्ट्स हैं, सोयाबीन के अंदर जैसे सोयाबीन हो गया, सोयाबीन के सीड्स आते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में जो प्रोटीन्स होता है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइज है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज है जिनको आप डेली बेसिस पर करोगे तो आप अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हो और सीओपीडी को आप यहाँ पर उससे बच सकते हो। उसके साथ साथ सिगरेट स्मोकिंग, ये जो मेन पार्ट है आपका सिगरेट स्मोकिंग, इसको तो आपको बिल्कुल एकदम स्टॉप करना है। आपको ना तो ये डायरेक्ट वे में करना है और ना ही इनडायरेक्ट वे में करना है। अगर आप खुद कर रहे हो तो बिल्कुल बचना है, अगर आपके सामने कोई दूसरा भी पर्सन कर रहा है, अनदर पर्सन कर रहा है, तो आपको उससे भी बचना है।
अगर आप इसको स्टॉप नहीं करोगे तो सीओपीडी आपको एकदम बहुत ही तेजी से कॉज होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। तो आप इसको अगर स्टॉप कर देते हो तो आप यहाँ पर सीओपीडी से बच सकते हो। उसके अलावा टोबैको कंजप्शन, कई बार हम लोग बहुत सारे ऐसे तंबाकू आते हैं मार्केट में जिनको हम चबा चबा कर उनको यूज करते हैं, तो उनको बिल्कुल यहाँ पर स्टॉप करना है, उनको ज्यादा यूज नहीं करना है। अगर आप उनको ज्यादा यूज करोगे तो यहाँ पर आपको सीओपीडी भी कॉज हो सकती है, लंग्स कैंसर भी कॉज हो सकता है, उसके साथ साथ स्किन का भी कोई कैंसर आपको बन सकता है, जैसे कार्सिनोमा कैंसर है स्किन का, वो भी यहाँ पर आपको कॉज हो सकता है अगर आप टोबैको ज्यादा यूज करते हो। अब च्यूइंग में हम बात करें, मैनेजिंग टोबैको च्यूइंग, मैनी टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल च्यूइंग प्रोडक्ट आर अवेलेबल, सो यू कैन रिप्लेस दीज विद टोबैको। तो आप मतलब ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है मार्केट में, अगर आपको चबाना है तो आप टोबैको की जगह कुछ और ऐसा प्रोडक्ट ले लीजिए जिसके अंदर टोबैको ना हो। अगर आप टोबैको को बार बार यूज करोगे तो आपको कहीं ना कहीं पर आप कैंसर के भी शिकार हो सकते हो, और साथ ही साथ आपको लंग्स की बीमारी भी बन सकती है। ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। कई बार बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मजबूरी है, काम करना पड़ता है, तो कई बार उनके काम ऐसे होते हैं कि वो मतलब ऑल टाइम जो जिस टाइम भी वर्किंग करेंगे तो वो केमिकल्स के ही इन्वायरमेंट में रहते हैं, और जब वो बार बार केमिकल्स के इन्वायरमेंट में रहेंगे तो उनको ये सीओपीडी डिजीज होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो हमें क्या करना है, क्योंकि हमें सीओपीडी से बचना है तो हमें ऐसे ऑक्यूपेशनल वर्क को हमें नहीं करना है, और करना है तो फिर हमें वहां पर कुछ ना कुछ ऐसे प्रिकॉशंस लेने हैं जिससे कि वो केमिकल्स आपके लंग्स के अंदर बार बार ना जाए। उसके साथ साथ हमारा सीओपीडी विद द निमोनिया इज आल्सो मेनी टाइम्स ऑफ दीज ऑफ डेथ, रेगुलर वैक्सीनेशन रिक्वायर्ड अगेंस्ट निमोकोकल निमोनिया। कई बार सीओपीडी और निमोनिया दोनों एक साथ हो जाते हैं तो उस कंडीशन में पेशेंट की डेथ होने की संभावना रहती है। तो ऐसी कंडीशन में रेगुलर जो भी वैक्सीनेशन है आप उसको प्रॉपर लेते रहें। उसके अलावा ट्राई टू अवॉइड द इंडस्ट्रियल एरिया एंड विजिट इन गुड इन्वायरमेंटल कंडीशंस। आपको अवॉइड करना है कि किसी भी इंडस्ट्री एरिया में कम से कम जाएं आप। उसके साथ साथ आपको कोशिश करना है गुड इन्वायरमेंटल एरिया में, जहाँ की एयर एकदम फ्रेश हो, जहाँ पर प्लांटेशन बहुत ज्यादा हो, वहां पर ज्यादा जाने की कोशिश करें। उसके साथ साथ फॉलो द रेगुलर प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज एक्सेट्रा इंक्रीज द लंग्स कैपेसिटी और हेल्थ। अगर आप डेली बेसिस पर रेगुलर प्राणायाम कर रहे हो, योगा कर रहे हो, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो आप इस डिजीज से बहुत आसानी से बच सकते हो। उसके साथ साथ कुछ हमारे ऐसे प्रोडक्ट है जिनको आप इनटेक कर कर इस डिजीज से भी आप लड़ सकते हो, इससे बच सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ये लंग्स है हमारा, और इस लंग्स को हेल्थी बनाने में ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट है वो आप देखो। यहाँ पर देखो, फर्स्ट है हमारा मूंग दाल आती है आपकी। मूंग दाल को आपको ज्यादा से ज्यादा इंटेक करना है, आप उससे अपने लंग्स को बहुत ज्यादा हेल्थी कर सकते हो। जिंजर, जिंजर तो आप लोग सभी जानते हो, जिंजर तो मेन आपका पार्ट है लंग्स की डिजीज में। आप जिंजर के साथ, जिंजर का अगर आप एक्सट्रैक्ट भी लेते हो या जिंजर को वाटर के साथ ऐड करके भी लेते हो तो सीओपीडी पर बहुत अच्छा इसका रेस्पॉन्स है। डेली बेसिस पे आप कैरेट, कैरेट का जूस भी आप यहाँ पर ले सकते हो। ब्रोकली है, ब्रोकली के अंदर हाई कंसंट्रेशन में प्रोटीन्स होती है, इसलिए ब्रोकली का आप ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ वेलनट्स, वेलनट्स में अखरोट, बादाम वगैरह आप ये सारी चीज आप खा सकते हो। उसके साथ साथ कैरम सीड्स हो गया, कैरम सीड से कैरम सीड्स बोल तो अजवाइन, अजवाइन को एक वाटर में एक्सट्रैक्ट निकाल कर आप उसका भी यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ और भी हमारे बहुत सारे ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट हैं जिनसे आप सीओपीडी से बच सकते हो। जैसे आपका तुलसी हो गया, तुलसी लीव्स को अगर आप तुलसी लीव्स की टी बनाकर भी पीते हो तो आपको बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होती है। उसके साथ साथ आप सिप सिप करके अगर आप टी भी पीते हो तो आप उसके साथ साथ ग्रीन टी भी आप लेते हो तो आप सीओपीडी डिजीज से बड़े आसानी से बच सकते हो।
सो स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है। ये जो सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बहुत ही हार्मफुल डिजीज है, और डिजीज तो कोई भी हो, सारी ही हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। डिजीज से हमें बचना चाहिए, अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहिए। तो सीओपीडी आज हमारा यहीं पर खत्म होता है, और नेक्स्ट क्लास में जो भी हमारा टॉपिक रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे। और आज का जो टॉपिक था वो हमारा यहीं पर खत्म हो गया। सो स्टूडेंट, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखने की कोशिश करें। अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि मैं भी आपके लिए मेहनत ही करता हूँ। और जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी देखकर इसको थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ सर ने कुछ अच्छा बता रखा है, तो आप उस पर कमेंट लाइक शेयर कर सकते हो। थैंक यू।